अब वक्त हो गया है कार्यक्रम किसान की बात का। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं हूं सुषमा और ये जो गुरु के ऊपर दो लाइनें मैंने शुरुआत की है एक दोहे के साथ, तो ये इसलिए क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा। शशि, हम आपका भी स्वागत करते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद सुषमा। और हमारे जितने भी किसान मित्र इस वक्त प्रोग्राम को सुन रहे हैं सबको नमस्कार। और सुषमा ने प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है गुरु पूर्णिमा के बारे में कहा है, तो कहते हैं ना कि गुरु के ज्ञान के से ही जो हमारा जीवन है वो प्रकाश में होता है। बिल्कुल, और गुरु वो होते हैं जो हमें हर जगह पर एक मार्गदर्शन देते हैं कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो शशि, मैं इस बात को यहाँ भी सार्थक करते हुए बताती हूँ कि हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो भी एक तरीके से हमारे किसान भाई बहनों के लिए गुरु समान होते हैं, क्योंकि वो जो कहते हैं उनके ज्ञान के हिसाब से ही हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो अपनी खेती करते हैं, अपनी नई नई तकनीक अपनाते हैं। तो इसीलिए आज हम अपने गुरु के रूप में समझिए हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आज हमारे स्टूडियो में शामिल हो गए हैं, आ गए हैं। तो हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर यशवीर सिंह शिवे, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप सभी को मेरी तरफ से। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब ने सबका जो हमारे किसान भाई हैं, जैसा कि सुषमा ने कहा है कि भाई आज गुरु के रूप में वो हमारे जो किसान बहन भाई हैं उनको जानकारी देंगे, लेकिन किस विषय पर जानकारी देंगे वो विषय हम अपने जो किसान मित्र हैं उनको बता देते हैं। जो आज का जो हमारा विषय प्रोग्राम का वो है धान की रोपाई करते समय सावधानी और खरपतवार नियंत्रण। जी बिल्कुल, ये विषय है और इस विषय से आपको किसी भी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर अपनी मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको के भी टाइप करना होगा, स्पेस देना होगा, अपना नाम लिखिए और क्या मैसेज है, क्या पूछना चाहते हैं आज के विषय से, वो आप टाइप करके भेज दीजिएगा। नंबर है 7011108647। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये नंबर 7011108646। बिल्कुल, और इसके अलावा अगर आप फोन के भी जरिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फोन नंबर भी हमारा नोट कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 23421608। बिल्कुल, तो दो रास्ते हमारे किसान मित्रों के पास हैं। अगर व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हम तो भाई कॉल पे बात करेंगे, सीधे बात करेंगे डॉक्टर साहब से बिल्कुल, तो वो बात कर सकते हैं और अपनी जो समस्या है आज के विषय को लेकर के उसका समाधान सीधे पा सकते हैं। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब जैसे कि आज का विषय है कि धान की रोपाई करते समय सावधानी और खरपतवार नियंत्रण। अब बारिश के मौसम में हम लोग ज्यादातर जो बरसात का मौसम आता है तब धान की रोपाई की जाती है, लेकिन बहुत सारे एरिया ऐसे हैं उत्तर भारत के जहां बारिश जो है जो एक जरूरी मात्रा में जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी किसानों के लिए जरूरी है कि धान की रोपाई करें। तो कौन कौन सी मतलब क्या तरीका है एक अच्छी तरह से रोपाई करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि धान की रोपाई से पहले धान की तुड़ाई भी बहुत जरूरी होती है, उसकी जो पौध निकालनी होती है। हाँ देखिए, धान की जो पौध होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और धान की पौध तो तैयार कर ली है सभी किसान भाई और बहनों ने। हाँ। क्योंकि अब रोपाई का समय चल रहा है, कुछ किसान भाई और बहनों ने रोपाई कर भी ली है जी। लेकिन बहुत से किसान जो हैं जैसे चारे की फसल लेते हैं, ज्वार की, बाजरे की, मक्का की, या मक्का के साथ में लोबिया की, उसके बाद में धान लगाते हैं तो थोड़ा लेट हो जाती है, तो लेट भी ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। लेकिन पौध यदि हमारी तैयार हो गई है तो उखाड़ने से पहले इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत होती है कि हम उसमें जिस दिन, जैसा सपोज आज उखाड़ेंगे या कल उखाड़ेंगे धान की पौध को, तो एक दिन पहले पानी भर देना चाहिए हमें उसके अंदर। अच्छा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हम उसे उखाड़ते हैं तो जड़ें
टूटने न पाए, बिल्कुल, जड़ें बिल्कुल। सुरक्षित रहें। बिल्कुल। तो इस वजह से ऐसा किया जाता है। और जब उखाड़ते हैं जब तो पानी अवश्य होना जी। चाहिए। तो ये एक सावधानी रखने की जरूरत है। और जो धान की जो हमारी पौध होती है वो जब 4 से 6 पत्तियां हो जाती हैं, अर्थात जो है 20 से 25 दिन की पौध हो जाती है, तो रोपाई के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। क्योंकि यदि ज्यादा दिन की पौध हो जाएगी तो उसमें कल्ले कम निकलते हैं। तो इस वजह से किसान जो है इस बात का ध्यान रखें कि सही समय जो है पौध की रोपाई करें। और सही उम्र जो है वो 20 से 25 दिन होती है। और जो हाइब्रिड की खेती करते हैं, संकर किस्मों की खेती करते हैं धान की, उनकी तो लगभग 15 से 18 दिन की रोपाई कर देनी चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां जो हैं धान की नर्सरी में रखने की जरूरत होती है। अब बात आती है कि किस तरीके से रोपाई करते हैं, खेत की तैयारी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जहां हम धान की रोपाई करने जा रहे हैं उसको जो पहले जुताई कर लें। जुताई करने के बाद में फिर पानी भर के पडलर के माध्यम से 2-3 बार जो पडलिंग करते हैं, या हैरो से भी, ट्रैक्टर के पीछे हैरो बांध के भी कर सकते हैं। या जिसके पास में ट्रैक्टर नहीं है वो बैलों से भी, बैल चला कर हल के माध्यम से पडलिंग कर सकते हैं। अर्थात गाद करनी बहुत जरूरी है जहां पे हम धान की रोपाई करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जितनी अच्छी पडलिंग होगी हमारा, या जितनी अच्छी गाद बनेगी, तो उतनी पानी की रिक्वायरमेंट भी कम होगी और हमारे खरपतवार भी कम आएंगे। तो ये ऐसा कर लेना चाहिए किसान भाइयों को जो धान लगा रहे हैं। जुताई करने के बाद में समतल कर लें, लेजर लैंड लेवलर से उसको इकसार भी कर लें। क्योंकि लेजर लैंड लेवलर का ये फायदा है कि यदि हम मिट्टी को जो है ऊंची नीची है तो इकसार कर लेंगे तो हमारी पानी की दक्षता बढ़ेगी। और साथ साथ जो दूसरे रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारे हम खरपतवार नाशी है, पोषक तत्व देते हैं, उनकी भी उपयोग क्षमता बढ़ जाती है। तो ये किसानों को ध्यान रखने की जरूरत है। अब मैं इसको आगे ये बताना चाहूंगा, पडलिंग में जब पडलिंग करते हैं, जुताई करने के बाद में पानी भर लेते हैं, पानी करीब 8 से 10 सेंटीमीटर रखते हैं। और उसके बाद में जो है हम पडलिंग करते हैं। पडलिंग करने के बाद में फिर 2-3 बार जुताई करने के बाद में फिर उसको पाटा लगा कर समतल कर लेते हैं। फिर आवश्यकता अनुसार क्यारियां बना के फिर हम उसकी रोपाई करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आप तैयारी की हम बात कर रहे हैं, तो खाद का जो प्रबंधन है उस समय वो कैसे करें? देखिए, खाद का पोषक तत्व प्रबंधन धान की पैदावार अच्छी लेने के लिए बहुत जरूरी है। हम ये बताते हैं मृदा परीक्षण के आधार पर पोषक तत्वों का प्रबंधन करना चाहिए। जी। और किसान भाइयों को सॉइल हेल्थ कार्ड भी भारत सरकार दे रही है। जो सॉइल हेल्थ हमारी लेबोरेटरी हैं वहाँ पे जो नमूने इकट्ठे करके अपनी मिट्टी का मृदा परीक्षण करा सकते हैं। और यदि किसी कारणवश उन्होंने नहीं करा पाए हैं तो किस्म के अनुसार जो है पोषक तत्व का प्रबंधन करना चाहिए। और यदि वो हरी खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ढेंचे की है, सनई की है, या उन्होंने मूंग बीन लगाई है, या उन्होंने काउपी लगाई है, ऐसी कोई भी फसल लगाई है, तो उसमें जो है नाइट्रोजन की कम आवश्यकता देने की जरूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी यदि किसी किसान भाई बहन ने जो है ये हमारा ग्रीन हरी खाद का उपयोग नहीं किया है, तो वहां पे जैसे अधिक पैदावार देने वाली किस्में हैं जिनकी उपज जो है 5 से 6 टन के बीच में होती है, वहां नाइट्रोजन की 130 किलोग्राम नाइट्रोजन और लगभग 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास और 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसको जो है हम जब पडलिंग करते हैं, आखिरी पडलिंग जुताई करते हैं पानी भर के, उस समय पूरी की पूरी फास्फोरस की, पोटास की मात्रा जिंक सल्फेट की दे देनी चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन नहीं देनी चाहिए। नाइट्रोजन यदि उस समय देंगे तो हमारा उसका नुकसान ही होगा। वातावरण में या तो अमोनिया गैस बनकर उड़ जाएगी या नाइट्रेट बनकर नीचे लीचिंग के माध्यम से नीचे अंडरग्राउंड में चली जाएगी। तो किसान भाई इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि नाइट्रोजन रोपाई के समय नहीं देनी चाहिए जी। बाकी और जो पोषक तत्व हैं उनको मिट्टी के अंदर मिला देना चाहिए। अब ये तो मैंने बताई अधिक पैदावार देने के लिए, लेकिन उससे भी अधिक पैदावार हाइब्रिड की होती है। तो हाइब्रिड के लिए क्योंकि उसकी उपज जो है 7 से 8 टन के आसपास आती है, तो वहां हमारी नाइट्रोजन की मात्रा जो बढ़ जाती है। 150 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 से 70 किलोग्राम फास्फोरस और 50 से 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टर, जिंक सल्फेट 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर देने की आवश्यकता होती है। लेकिन क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड में बासमती धान की खेती बहुत होती है जी। और बासमती के लिए हमारे इतने नाइट्रोजन की जरूरत नहीं पड़ती जितनी दूसरी किस्मों के लिए पड़ती है। तो बासमती राइस के लिए लगभग 110 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 50 किलोग्राम पोटास और लगभग 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट इस वजह देते हैं क्योंकि जिंक की कमी हमारे धान गेहूं फसल चक्र में काफी देखने को मिल रही है
और उसकी आपूर्ति करने के लिए हम यदि रोपाई के समय जिंक सल्फेट डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो इस तरीके से जो है पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं। नाइट्रोजन को जो है हमेशा 3 भागों में बांट कर देना चाहिए। रोपाई के लगभग 1 सप्ताह बाद देना चाहिए और फिर उसके बाद में 20 से 25 दिन बाद दूसरी खुराक, और तीसरी खुराक जो है 50 से 60 दिन बाद देनी चाहिए। इन 3 भागों में बांट कर देंगे तो हमारी नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़ेगी और नाइट्रोजन का ह्रास भी। जी, पोषक तत्व तो आपने बता दिए कि किस तरह से देना है और क्या डालना है, लेकिन एक चीज और जानना चाह रही थी कि मैं पहले जानना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग पौध निकालते हैं रोपाई करने के लिए धान की, तो उस समय पानी का जो लेवल है खेत में वो कितना होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है कि बहुत ज्यादा पानी है तो जो जड़ें होती हैं वो उसमें जम नहीं पाएंगी उसके अंदर, मिट्टी के अंदर, तो ये भी बहुत जरूरी है किसानों के लिए जानना। हाँ देखिए, जब हम पौध उखाड़ रहे हैं, जहाँ से पौध उखाड़ रहे हैं वहां तो पानी लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पौध उखाड़ने के लिए आसानी से उखड़ जाएगी। लेकिन जहां हम लगा रहे हैं पौध, तो पडलिंग के समय जैसे मैंने बताया 8 से 10 सेंटीमीटर पानी रखते हैं, लेकिन वो पानी इतना नहीं खड़ा रहना चाहिए। वो पानी की मात्रा जो है 3 से 4 सेंटीमीटर होगी तो ज्यादा अच्छा होगा, रोपाई ढंग से हो जाएगी और रोपाई करते समय उसको किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा और आसानी से जो भी हमारे मजदूर भाई होते हैं लगाते हैं उसको, तो आसानी से रोपाई कर सकते हैं और जड़ें भी अंदर मिट्टी के अंदर चली जाएंगी और अच्छे ढंग से जवाब ले लेंगी। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है, हमारी लाइन से लाइन की दूरी जो है 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रोपाई करते समय लाइनों में लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लाइनों में लगाने के 2-3 फायदे हैं। एक तो हमारा खरपतवार का नियंत्रण आसानी से होगा, और जब हम और भी दूसरे कोई इंसेक्टिसाइड या हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं वो भी आसानी से डाला जा सकता है। तो इस तरीके से रोपाई, और एक स्थान पे जो है 2 से 3 सीडलिंग लगानी चाहिए। और इस चीज का ध्यान रखें, जो जिनकी जड़ें खराब हो गई हैं ऐसी सीडलिंग्स को हमको रोपाई नहीं करनी चाहिए। तो हमको जब पौध उखाड़ते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जड़ों को बिल्कुल भी नुकसान ना हो। जिन जड़ों में मतलब जड़ें खराब हो गई हैं जिन पौधों में, उनको नहीं लगाना चाहिए, उनको फेंक देना चाहिए, और जिनकी जड़ें स्वस्थ हैं उन्हीं को लगाना चाहिए। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। और पौध भी ज्यादा उम्र की नहीं होनी चाहिए। यदि 30 दिन से ऊपर की होगी है तो उसमें कल्ले कम बनते हैं, और यदि वो 30 दिन से ऊपर होगी तो ऊपर से तोड़ के लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो हमारे कल्ले फिर अच्छे बनेंगे। तो इन सब चीजों का ध्यान रखने की जरूरत होती है जब हम रोपाई करते हैं। इसके साथ साथ जो है मतलब हम दूसरी चीजें हैं उनको भी ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि धान के अंदर जो है किसान भाई इस समय लगा रहे हैं और लगाएंगे भी अभी, और कुछ ने लगा भी ली है। तो जिन्होंने लगा ली है तो जहां पे जो है मतलब लगा ली है तो वहां गैप फिलिंग करने की जरूरत है। यानी कि अर्थात कहीं पौधे मर गए हैं तो पौधे उसी किस्म के लगाने चाहिए जिस किस्म की उन्होंने रोपाई की है। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि बहुत से किसान भाई जो है नर्सरी नहीं होती दूसरी किस्म लगाते तो मिक्सचर हो जाता है, तब हम बाजार में लेके जाते हैं तो इतना उसका भाव नहीं मिल पाता है। तो जहां पे जो हमारी पौध मर गई है तो उसकी जो है रोपाई दोबारा से कर दें, तो ताकि हमारे गैप फिलिंग पूरी हो जाए और हमारे जो है पौधे पूरे हों प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। और जब हम रोपाई करते हैं तो कुछ पौधे स्वाभाविक रूप से कहीं कहीं मर जाते हैं जी। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ की जड़ें खराब हो जाती हैं या कुछ जो है ज्यादा पानी में या कम पानी में रहते हैं, इस तरीके से। तो गैप फिलिंग की हमें जरूरत पड़ती ही है। गैप फिलिंग हम उस प्रक्रिया को कहते हैं जहाँ पे पौधे मर जाते हैं तो नए पौधे लगाने को हम गैप फिलिंग कहते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो हमारे जो किसान मित्र इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं ये बात उनको समझ में आ गई होगी कि जो पौध को उखाड़ते समय जो सावधानी रखनी, तो जो जड़ें हैं उनकी ठीक हों, उन्हीं धान की पौध को वो अपने खेत में लगाएं, और साथ में खर पतवार उनके साथ ना उखाड़ें क्योंकि वो जब पहुंच जाते हैं तो वो भी खेत में उगाते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि हमारे जो किसान मित्र हैं किस तरह से पौध रोपण करें। क्या धान की रोपाई के बाद भी खाद की आवश्यकता होती है? बिल्कुल, शशि पूछेंगे इस प्रश्न को भी, लेकिन उससे पहले एक कॉल आ चुके हैं हमारे किसान भाई के, तो जान लेते हैं कि वो क्या जानना चाह रहे हैं। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैंने ना 1509 धान लगाया और 10 दिन का हो गया लगाया हुआ। हाँ जी। तो जिंक सल्फेट के बारे में आप बता रहे थे, तो वो हमने नीचे नहीं डाला, क्या अब उसका स्प्रे या आप डाला जा सकता है उसको? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। देखिए, यदि किसान भाई रोपाई के समय जिंक सल्फेट नहीं डालते हैं तो उसको जो है हम पर्णीय छिड़काव भी कर सकते हैं।
और जैसे ही हमारे थोड़ी अभी 15 दिन की हुई है और अभी उसको जो है 10 दिन की और रह जाने दो, उसके बाद में जो है 0.5% जिंक सल्फेट का पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन उसमें चूना जरूर डाल लेना, थोड़ा चूना शाम के वक्त जो भिगो लेना और उसका निथार के सुबह उसको जो है मिला के तब उसका पर्णीय छिड़काव करें। और 2 बार करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। एक जो है 25 से 30 दिन बाद कर देना रोपाई के, और दूसरा पर्णीय छिड़काव जो 40 से 45 दिन बाद करेंगे तो जिंक सल्फेट के बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं, जिससे हमारे कल्ले भी अच्छे बनते हैं और हमारा जो है बालियां भी अच्छी निकलती हैं और दाने भी अच्छे भरते हैं। क्योंकि जिंक का बहुत बड़ा रोल है, जिंक का उतना ही बड़ा रोल है जैसे हमारा अभी कोविड के अंदर जो है जिसको भी कोविड हो जाता था उसको जो है जिंक की टैबलेट देते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पौधों में भी पौधों में भी उतना ही रोल है जिंक का, हालांकि कम मात्रा में जरूरत पड़ती है लेकिन उतना ही रोल है। बहुत सारे एंजाइम्स में एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है जिंक, तो जिंक को देना हमारी जो फसल चक्र है धान गेहूं का उसमें जरूरी है। तो हमारे ये सोनीपत से जो भाई थे उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और सवाल से पहले डॉक्टर साहब हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि धान की रोपाई के बाद हमारे जो किसान मित्र कौन सी खाद डालें जिससे कि उनको अधिक उत्पादन मिले आने वाले समय में। हाँ। और रोपाई के कितने दिन बाद वो खाद की जरूरत पड़ती है? हाँ देखिए, बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि मतलब फास्फोरस, पोटाश, जिंक सल्फेट ये तो रोपाई के समय देना चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन नहीं देना चाहिए। नाइट्रोजन को जो है 3 से 4 भागों में बांट कर देना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यदि किसान भाई जो है रोपाई के समय डालते हैं उसका कोई उपयोग नहीं होता है, क्योंकि जड़ें जो होती हैं वो पकड़ने में ही कम से कम 8 से 10 दिन लग जाते हैं ढंग से। तो 8 से 10 दिन बाद जब जड़ें पकड़ लेती है तब डालेंगे तो नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता अच्छे ढंग से होगी। और इस समय गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती हुई होती है और वातावरण के अंदर ह्यूमिडिटी भी होती है और कहीं ना कहीं हमारा जो मिट्टी का पीएच मान है वो 7 से ऊपर ही है। तो ये सारी जो कंडीसिव इन्वायरमेंट होते हैं ये जो है नाइट्रोजन को जो है अमोनिया गैस बढ़ने में सहयोग करते हैं। तो इनको हम कम करने के लिए, नाइट्रोजन का जो ह्रास है उसको कम करने के लिए ये बताते हैं नाइट्रोजन को जो है रोपाई के लगभग 8 से 10 दिन बाद पहली खुराक देनी चाहिए। जैसे मैंने बताया किसी फसल को लगभग 120 किलोग्राम नाइट्रोजन बताई मैंने, तो 40 किलोग्राम जो है नाइट्रोजन यूरिया के रूप में वो जो रोपाई के 8 से 10 दिन बाद दें, और बची हुई 40 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है उसको 25 से 30 दिन बाद दें रोपाई के, और फिर जो बची हुई मात्रा 1/3 भाग है उसको जो है करीब 50 से 55 दिन बाद दें। तो इस तरीके से 2-3 भागों में बांट कर देंगे तो नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़ जाएगी। और मैं ये भी बताना चाहूँ, यदि किसान भाई की यदि पीलियां पत्तियां पड़ जाती हैं और नाइट्रोजन देने के बाद में भी, तो फिर वो 2% यूरिया का छिड़काव भी कर सकते हैं, तो उससे भी जो है उनकी जो है पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी और उनकी पत्तियां हरी हो जाएंगी। और इस तरीके से, क्योंकि जो भी पर्णीय छिड़काव के अंदर जो भी हम पोषक तत्व बताते हैं, अभी एक किसान ने पूछा था हमसे जिंक के बारे में, तो जिंक को भी हम ये बताते हैं यदि किसान भाइयों ने नहीं दिया है रोपाई के समय तो उसको पर्णीय छिड़काव के रूप में भी दे सकते हैं। लेकिन पहला छिड़काव जो है वो 25 से 30 दिन बाद और दूसरा छिड़काव जो है 40 से 45 दिन बाद करना चाहिए। और 0.5% का जो सोल्यूशन जिंक सल्फेट बताते हैं 0.25% का हम चूना बताते हैं बुझा हुआ। तो इस तरीके से उसकी करीब 500 से 600 लीटर मात्रा घोल की पर्याप्त होती है 1 हेक्टेयर में छिड़काव करने के लिए जिंक के लिए। तो ये जो है बहुत जरूरी है किसान भाइयों को अच्छी पैदावार लेने के लिए और फसल की अधिक उत्पादकता के लिए। बिल्कुल, हम और भी प्रश्न करेंगे डॉक्टर साहब आपसे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहते हैं। और ब्रेक से पहले मैं आपको एक बार नंबर दोहरा देती हूँ कि नंबर है हमारा, व्हाट्सएप का नंबर है 7011108647 7011108647 ये नंबर है। हम इंतजार कर रहे हैं आपके जवाब का। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, हर किसान आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत
सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है और फिर से आते हैं अपने विषय पर। और उससे पहले अपने किसान भाई बहनों को याद दिला दें कि आप अगर जुड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम से तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा। और व्हाट्सएप हमारा नंबर फिर से दोहरा देती हूँ 7011108647। और हम बात कर रहे हैं आज धान की रोपाई करते समय सावधानी और खरपतवार नियंत्रण विषय पर। बहुत कुछ जाना डॉक्टर साहब हमने कि खरपतवार नियंत्रण जो होता है, एक तो जब हम लोग उसकी वो तुड़ाई करते हैं उस समय भी ध्यान रखना है और फिर रोपाई के बाद वो भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आप क्या कहेंगे कि किस वक्त ज्यादा खरपतवार ज्यादा पैदा हो जाता है या कौन कौन से कीट पैदा हो जाते हैं किस समय पर जब हमारी धान की फसल तैयार होती है? हम पौध को जो है पौधशाला से निकालते हैं, तो पौधशाला से निकालने के लिए उस समय हमको ये देखने की जरूरत है कि जो पौध निकाल रहे हैं उसमें खरपतवार नहीं होने चाहिए। बहुत से जैसे हमारा सांवा है, जैसे कोलोनम दो ये खरपतवार होते हैं जो धान से मिलते जुलते होते हैं। तो इनकी जो है मॉर्फोलॉजी बिल्कुल सेम होती है जैसे राइस की होती है, तो इसको पहचानना मुश्किल होता है। तो लेकिन फिर भी हम जो अच्छे समझदार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो पहचान लेते हैं। तो किसी तरीके का खरपतवार रोपाई के समय नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि रोपाई के समय वो गलती से लग जाता है, कुछ दिन बाद पहचान में आ जाता है, तो उसको निकाल दें और रोपाई के बाद में उसकी जगह दूसरी पौध लगा सकते हैं। एक तो बात यह है ये। दूसरी बात आती है खरपतवार नियंत्रण। आजकल बहुत, क्योंकि खरपतवार भी बहुत ज्यादा ग्रोथ करते हैं। जैसे हमारी फसल अच्छी ग्रोथ करती है जब वातावरण में नमी होती है और पानी पड़ता है, ऊपर से बरसात होती है, नीचे से पानी देते हैं, तो आजकल जो है ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। तो खरपतवार भी उतनी तीव्र गति से बढ़ते हैं जितनी तीव्र गति से हमारी फसल बढ़ती है। तो खरपतवारों का नियंत्रण करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसलिए हमको जो है खरपतवारों को ध्यान रखना चाहिए कि रोपाई के समय हमारा खरपतवार जो है कोई रोपाई के समय खेत के अंदर ना जाए। और यदि चला भी जाता है तो फिर उसके लिए जो है हमको रोपाई के तुरंत बाद जो है हमको प्री इमरजेंस हर्बिसाइड डालना चाहिए। जैसे 1-2 दिन के अंदर ही हम पेंडामेथिलीन की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालेंगे 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना के, तो हमारे खरपतवार जो प्री इमरजेंस हैं मतलब जमने से पहले जो है वो नहीं जमेंगे। फिर इस तरीके के हर्बिसाइड को प्री इमरजेंस कहते हैं। ये बहुत अच्छी हर्बिसाइड है, बहुत ही इफेक्टिव है। रोपाई के तुरंत बाद हमको कर देना चाहिए, तो हमारे खरपतवार आने की समस्या कम हो जाती है। लेकिन यदि फिर भी खरपतवार आते हैं, विशेषकर जो है हमको फिर पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड डालने की जरूरत पड़ती है। तो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड में हमारा बिस्पारीबैक सोडियम, ये एक साल्ट है जो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है। करीब इसको 30 से 35 दिन बाद डालते हैं। इसकी मात्रा बहुत ही कम जरूरत पड़ती है, लगभग जो है 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करना चाहिए। और जब हम छिड़काव करते हैं तो उस समय थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चिपचिपा सा पानी होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है किसान भाइयों को। और खरपतवारों को ये जरूरी नहीं है कि आप खरपतवार नाशी से ही खत्म करें। आप जो है उसको यदि लेबर हो सकती है तो लेबर के साथ में उसको उखाड़ के भी उसका इस्तेमाल कर सकते, मतलब उखाड़ भी सकते हैं। खरपतवार यदि पहचान में आ जाते हैं खरपतवार आ गए तो उनको हाथ से उखाड़ के भी निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ जो है कोनो वीडर आता है, जैसे हम SRI विधि में जो बताते हैं सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में, कि वहां पे जो हमको कोनो वीडर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसमें भी मैंने जैसे बताया 2 लाइनों के बीच में 20 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। वो मैंने इसी वजह से बताया क्योंकि कुछ इस छोटे कोनो वीडर इस तरीके से आ रहे हैं जिनको हम बीच में चला कर 2 लाइनों के बीच में खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। जी। तो एक कॉलर भी आए हैं डॉक्टर साहब, जल्दी से उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी नमस्कार, मैं तापुस बोल रहा हूँ वेस्ट बंगाल से। मेरा डॉक्टर साहब सवाल है, हमारा गांव में वहाँ उधर ठंडी के मौसम में ज्यादा रुपाई होता है। तो ठंडी के मौसम में जब रुपाई किया जाता है ना, तो जिस जमीन में पानी का परिमाण कम होता है ना, वो जल जाता है उस पौधे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? और एक सवाल है, पीएम जो किसी इंश्योरेंस है, तो इसका कितना दिन का होता है, इसके बारे में भी कुछ आलोचना कीजिए प्लीज। हाँ, देखिए आपने 2 सवाल पूछे कि आप जो धान जो है विंटर सीजन में लगाते हैं तो उस समय पौधे मर जाते हैं। तो उसका एक कारण तो ये भी हो सकता है क्योंकि अभी सर्दी के मौसम में धान की रोपाई करते हैं तो टेम्परेचर कम होने की वजह से उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, क्योंकि
आप जानते हैं धान के लिए जो थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, और इसी वजह से जो धान की खेती हमारे भारत देश में करीब 44 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में होती है, उसका ज़्यादातर रकबा जो है वो रबी सीजन में ना होकर खरीफ सीजन के मौसम में होता है। रबी सीजन में कुछ क्षेत्रों में लगाते हैं, तो ये कारण हो सकता है वेस्ट बंगाल के अंदर कि तापक्रम कम होने की वजह से पौधे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और जो अच्छी पैदावार होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है कम तापक्रम की वजह से। एक इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है उसके बारे में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत अच्छी योजना है। किसान भाइयों को जो है अपने नज़दीकी जो बैंक है जहां से उनको कृषि किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन मिलता है वहां जाएं और अपनी फसल का ब्यौरा उनको दें और अपना जो है वो फसल बीमा का फ़ायदा उठाएं। तो उसके दो फायदे होंगे, कोई ओलावृष्टि होती है या ख़राब हो जाती है तो उससे जो है उनको उनका क्षतिपूर्ति हो सकती है। तो ये दोनों चीज़ें जो मैंने बताई हैं, मैं समझता हूँ कि ये इनको काफ़ी जानकारी मिली होगी और इससे ये दोनों चीज़ों का फ़ायदा उठाएंगे, विशेषकर जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जी योजनाओं की बात से डॉक्टर साहब याद आया कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार देश के किसानों के लिए समय समय पर कई कल्याणकारी और हितकारी योजनाएं लेकर आते हैं और 14 व 15 जुलाई 2022 को 2 दिवसीय सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित राज्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। और इस सम्मेलन में कई विषयों से जुड़े सब्जेक्ट रहेंगे और तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें डिजिटल कृषि क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, इसका भी जिक्र होगा, ईपीएफओ क्या है, ई नाम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, किसान सम्मान निधि आदि शामिल होंगे। तो ये आयोजन किया जा रहा है भारत सरकार की ओर से। और अब डॉक्टर साहब क्योंकि वक्त हो गया है अगले कार्यक्रम का, तो मैं सुषमा शर्मा और मेरे सहयोगी जी शशि कपूर आपसे अनुमति चाहेंगे डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे किसान मित्रों के साथ इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। धन्यवाद जी, बहुत बहुत नमस्कार किसान भाई जी नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।